नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा शिक्षण कौशल के रिलेटेड एक टॉपिक आता है। शिक्षण कौशल में वो टॉपिक आता है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उसके अंतर्गत ये हमारा एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं 1813 का आज्ञा पत्र। तो आज हम 1813 के आज्ञा पत्र की बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने जो वर्तमान भारतीय समाज जो प्रारंभिक टॉपिक था उसके अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा जो थी उन तीनों की बात कर चुका था एक एक वीडियो में अलग अलग से। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी होगी वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से, उसमें वो वीडियो मिलेगा और उन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा पीडीएफ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाकर इसकी भी पीडीएफ ले लीजिएगा और उन सब की पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखते हैं 1813 का सिर्फ आज्ञा पत्र, 1813 का आज्ञा पत्र देखेंगे। अब हम सीधे पॉइंट पर अपनी बात करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज जो आए थे वो हमारे पहले व्यापार के क्षेत्र से आए थे, लेकिन धीरे धीरे जब उनका प्रभुत्व बढ़ता गया तो वो भारत पर शासन करना चाहा और उन्होंने धीरे धीरे शासन करना स्टार्ट कर दिया था। बक्सर का युद्ध लड़ा, कई युद्ध प्लासी का, बक्सर का युद्ध लड़कर ऐसे ऐसे कई युद्ध लड़कर उसने भारत पर अधिकार कर लिए थे, राजाओं को पराजित कर पराजित का कारण ये था कि राजाओं में एकजुटता नहीं थी और अंग्रेज जो थे वो एक दूसरे को फूट डालकर दोनों में लड़ाकर और खुद आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया करते थे। जब धीरे धीरे उनका अधिकार हो गया तो वह अपने प्रभुत्व को जमाने के लिए उन्होंने हर 20 साल पर ध्यान रखिएगा एक आज्ञा पत्र लाते थे जिसको चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसी तरह 1772 से ये स्टार्ट होता है और तीसरा जो हमारा चार्टर एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट आप लोग पढ़े होंगे। उसमें इन्होंने क्या किया था कि एक योजना लाई थी इन्होंने, जिसने इस देश में एक विवाद का कारण बना और जिसको हम कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो आज हम इसी विवाद को बात करेंगे। प्राच्य पाश्चात्य आखिर विवाद क्यों है, कैसे उत्पन्न हुआ, किस लिए हुआ, इसकी सारी चर्चाएं इस वीडियो में बात किया जाएगा। तो सुपर टेट शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर इस वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म 1813 के आज्ञा पत्र में होता है और वह क्यों होता है इस चीज को आप जानिएगा। इस आज्ञा पत्र में ब्रिटिश कंपनी को यह आदेश दिया गया था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार, साहित्य का संरक्षण, ज्ञान विज्ञान का उत्थान और विद्वानों को प्रोत्साहन आदि के लिए 43वीं धारा के अंतर्गत 1 लाख रुपए इन पर खर्च करने की बात कही गई थी। अब जब ये 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई थी तो अब ये जो बात कही गई थी ये नहीं कही गई थी कि कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं जी, जैसे कि ये जो साहित्य के संरक्षण, विज्ञान ज्ञान और उत्थान और विद्वान जो थे वो कौन कौन इस क्षेत्र में आते हैं। इसके लिए अलग अलग मत उत्पन्न हुए। प्राच्यवादी कहते थे कि ये हमारे लिए हमारे संस्कृति शिक्षा को संरक्षण देने के लिए ये पैसा लाया गया है, ये एक्ट लाया गया है। लेकिन पाश्चात्यवादी कहते थे कि नहीं, ये हम लोगों के शिक्षा के बढ़ाने के लिए, व्यवस्था करने के लिए ये एक्ट आया है। उसी तरह आगे देखते हैं कि इसी आज्ञा के कारण प्राच्य पाश्चात्य विवाद आरंभ हो जाता है। अब चलिए, इस आज्ञा पत्र में यह स्पष्ट नहीं था कि भारत के विद्वान साहित्य ज्ञान विज्ञान का उदाहरण या पाश्चात्य या भारतीयों के लिए है। ये जितने भी विज्ञान साहित्य और ज्ञान के उदाहरण है ये पाश्चात्य वालों के लिए है या भारतीय वालों के लिए है, और यही प्राच्य पाश्चात्य विवाद का रूप ले लेता है। ठीक, अब इसी विरोध के कारण दो गुट में बच जाता है, एक प्राच्यवादी और एक पाश्चात्यवादी। तो प्राच्यवादी जो थे वो भारतीय थे और पाश्चात्यवादी जो थे वो पश्चिमी साहित्य को महत्वपूर्ण मानते थे, वो वैज्ञानिक थे। ठीक, अब आगे चलते हैं।
आगे चलने के बाद हम देखेंगे प्राच्यवादी जो भारतीय थे उनका क्या मत था इस विवाद के प्रति, इस कारण के प्रति। प्राच्यवादी जो भारतीय मूल के साहित्यकार थे उनका क्या मत था, उनका क्या समर्थन था, उसकी बात करते हैं। जैसे देखिए, प्राच्यवादी वर्ग का मान्यता था कि 1813 का जो आज्ञा पत्र में चर्चित लिखा गया भाषा है उसमें विद्वान, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का अर्थ भारतीय विद्वान और शिक्षा और ज्ञान से जोड़ रहे थे। जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे वो जोड़ रहे थे। इस जो योजना है ये भारतीयों के लिए लाई गई है। डायरेक्टली इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। ये चाहते क्या थे, भारतीय मूल के जो प्राच्यवादी थे वो क्या चाहते थे, वो कहते थे कि भारत में कंपनी भारतीय लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्कृत, हिंदी, अरबी भाषा को माध्यम बनाएगी। मतलब भारत के जो लोग थे उनको शिक्षित करने के लिए जो हमारी खुद की भाषाएं थी उस समय की, उसको वो माध्यम बनाए, अर्थात उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ऐसे समझ सकते हैं आप। अगला पॉइंट, भारत में शिक्षा का आधार भारतीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ये प्राच्यवादियों का मत था। उसके बाद कुछ प्राच्यवादियों का मानना था कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की मान्यता जानकारी भी भारतीयों को दी जानी चाहिए। मतलब कुछ उस प्राच्यवादी में कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन करते थे। यही बात आपको समझिएगा। अब ये क्यों करते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि जैसे उनकी भाषाएं, लैंग्वेज समझ में आएगी तो वो जो भी कानून लाएंगे, जो भी प्रक्रिया करेंगे उनको समझ में आएगा और हमें उनके विरोध करने में काफ़ी समर्थन मिलेगा। तो ये जो भारतीय मूल के थे ये सोचते थे, ये सोचकर पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन करते थे। लेकिन कुछ भारतीय प्राच्यवादी शिक्षा का समर्थन करते थे। यही बात थी यहाँ पर। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, प्राच्यवादियों की बातों को समझते हैं, वो क्या चाहते थे। प्राच्यवादी लोग दो प्रकार की दृष्टि की धारा रखते थे। देखिए, प्राच्यवादी भी दो दृष्टि की धारा रख रहे हैं और प्राच्यवादी लोग दो दृष्टि, ये प्राच्यवादी की बात हो रही है तो चलिए, प्राच्यवादी की जो लोग थे वो दो दृष्टि की धारा की बात करते थे। मतलब दो गुटों में ये भी बचे थे। एक वर्ग चाहता था कि भारतीयों की शिक्षा भारतीय साहित्य और भाषा में होनी चाहिए, आधारित होनी चाहिए, किंतु कुछ उन्हें जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की भी जानकारी चाहते थे। मतलब कुछ चाहते थे कि वो भारतीय साहित्य की शिक्षा की व्यवस्था से शिक्षा दिया जाए, लेकिन कुछ चाहते थे कि पाश्चात्यवादी शिक्षा व्यवस्था की से शिक्षा दिया जाए भारतीयों को। भारत की अपनी संस्कृति है, उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए उसकी भाषा और साहित्य की शिक्षा देना भारतीयों के हित में होगा। ये प्राच्यवादियों का मानना था कि भारत की जो संस्कृति है, शिक्षा व्यवस्था है, वो भारतीय भाषा में होना चाहिए, जिसकी वो संरक्षण कर सकते हैं और उसको हित हो सकता है, उस संस्कृति का हित हो सकता है। आगे चलते हैं, और ब्रिटेन के हित में सोचने वाले प्राच्यवादी लोगों का इसके विपरीत तर्क था। मतलब वो पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन करते थे। इस दृष्टिकोण से लोगों को गवार, अनपढ़ समझा करते थे। वो लोग जो पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन करते थे उनका मानना था कि भारतीय लोग पाश्चात्य भाषा और साहित्य, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने योग्य नहीं है। उनका ये मानना था, जो पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन करते थे, उनका यह भी मानना था कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और साहित्य के शिक्षा देने पर भारतीय लोग अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। इनका एक गुट ऐसा भी मानता था, ताकि उनकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, तो जो भी वो प्रक्रियाएं करते हों अगर वो हमें गलत लगेगा तो उसका विरोध करेंगे। इसलिए पाश्चात्यवादी शिक्षा का समर्थन करते थे। अब आ जाते हैं ब्रिटेन के हित में सोचने वाले प्राच्यवादी। आगे इस बात की देखें, इस मत के लोगों का यह भी स्पष्ट मानना था कि प्राच्य शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा थी, प्राप्त करके भारतीय लोग भी पाश्चात्य देशों के समकक्ष हो जाएंगे, फिर उन्हें आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। मतलब अंग्रेजों पहले हम भारतीयों को बहुत तेजी से मूर्ख बनाते थे, क्योंकि लैंग्वेज उनकी समझ में उतनी आती नहीं थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, तो उनको आसानी से मूर्ख बना देते थे। लेकिन जब वो पाश्चात्य शिक्षा ले लेंगे तो जो वो मूर्ख बना रहे हैं वो मूर्ख भी नहीं बना पाएंगे। ये मत कुछ लोगों का मानना था। प्राच्यवादियों की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। प्राच्यवादियों में भी दो मत हो जाता है, एक तो भारतीय साहित्य का समर्थन, एक अंग्रेजी साहित्य का समर्थन कर रहे थे। आगे चलते हैं, जिसके कारण यह व्यापार करने में भी कठिनाई आ सकती है। मतलब जिसके कारण यहाँ व्यापार करने में भी कठिनाई आ सकती है।
अगला पॉइंट, इस प्रकार की दृष्टिकोण रखने वाले लोग यह भी तर्क देते हैं कि पाश्चात्य देशों की भाषा, साहित्य और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके भारतीय लोग जागरूक हो जाएंगे, जो कि ब्रिटेन की कंपनी और शासन व्यवस्था की चुनौती देंगे। मतलब जानकारी उनको हो जाएगी ब्रिटेन की भाषा के बारे में, जो पाश्चात्य शिक्षा है। मान लीजिए अंग्रेजी की भाषा, फारसी की भाषा आपको ज्ञान हो गया, तो उनकी जो शासन व्यवस्था है उसको आप चुनौती दे सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं उनके उसके रवैये के अनुसार। इसलिए ये बातों को समर्थन कर रहे थे पाश्चात्यवादी शिक्षा को। इस प्रकार भारत में अपना व्यापार करना, शासन चलाना आसानी हो रहेगा। इसीलिए भारत ने पाश्चात्य देशों की रक्षा, साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रचार नहीं किया जाना चाहते थे। अब देखिए, एक गुट ये मानता था कि अगर उनकी भाषाएं, लैंग्वेज हमें समझ में आ जाएगी तो वो क्या करेंगे कि उनको हमें पर शासन करने में आसानी होगी, व्यापार करने में उनको हमसे आसानी होगी। इसलिए कुछ भारतीय नहीं चाहते थे कि पाश्चात्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारत में लागू हो, प्रसार हो, फैलाव हो। ठीक, अब आ जाते हैं आगे। अब हम पाश्चात्यवादियों का, जो पाश्चात्यवादी थे, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन करने वाले थे, उनके वर्ग का मत को समझते हैं। पाश्चात्यवादी वर्ग के पक्ष में यह लोग थे जो ब्रिटेन के प्रति अपनी विशेष निष्ठा रखते थे, मतलब उन अंग्रेजों के प्रति विशेष निष्ठा रखते थे। ये 1813 के आज्ञापत्र में 43वीं धारा में जो 1 लाख रुपए साहित्य, ज्ञान विज्ञान को प्रोत्साहन के लिए, शिक्षा के प्रकाश के लिए खर्च करने की किया जाना था, उसमें ये अपने पर ले रहे थे कि ये हम लोगों के शिक्षा के प्रसार के लिए ये पैसा दिया जा रहा है। इस खर्च को कंपनी के पाश्चात्यवादी वर्ग जो थे, पाश्चात्य साहित्य, ज्ञान विज्ञान से जोड़ दिया गया था। मतलब ये खुद को जोड़ रहे थे उस पैसे के प्रति, उस पैसे को अपने हित में जोड़ रहे थे ये पाश्चात्यवादी जो पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था थी। अब चलते हैं, इन लोगों का क्या मत था पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था वाले लोगों का, कि यह लोग चाहते थे कि शिक्षा का प्रसार भारत में हो, किंतु माध्यम अंग्रेजी भाषा ही मानते थे, सीधी बातें अंग्रेजी भाषा मानते थे, जिससे सस्ता मजदूर भारत में इनको मिल सकेंगे, सस्ते मजदूर जो है इनको भारत में मिल सकेंगे अगर इनकी भाषाएं इनको इस यहाँ पर प्रसार कर लिया जाए तो। भारतीयों को भारतीय शिक्षा पद्धति में नहीं अपितु पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए, ये पाश्चात्यवादी शिक्षा करना चाहते थे। अर्थात पाश्चात्य भाषा, साहित्य और विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए इन लोगों को। डायरेक्टली करिए कि अंग्रेजी भाषा में जो भी विद्वान थे, साहित्यकार थे, उनका ज्ञान इनको दिया जाना चाहिए। इस वर्ग के लोगों का यह भी मत था कि भारतीय विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। जो ईसाई मिशनरियाँ थी उसको भारतीय विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए, इनका मत था। इस प्रकार की शिक्षा में भारत में शैक्षिक स्तर के प्रगति को आसार तो था ही, लोगों ने समर्थन भी किया, परंतु पाश्चात्य वर्ग के लोगों में यह मानसिकता कतई नहीं थी कि वह भारतीय लोगों के सभ्यता, शिक्षा, स्वावलंबी और जागरूकता बना सके, क्योंकि वह ब्रिटेन के हितों की दृष्टि से सोचते थे। देखिए, यहाँ ये कहने का मतलब है कि ये पाश्चात्यवादी तो शिक्षा व्यवस्था को समर्थन करते ही थे, लेकिन ये उस उद्देश्य से नहीं करते थे कि इनकी जो संस्कृति, सभ्यता है, इनको बढ़ावा दिया जा सकता है। बस ये ब्रिटेन के हित के बारे में सोचते थे कि हम लोगों को कैसे अपनी शासन व्यवस्था को आसानी से यहाँ पर चलाया जा सकता है, उसके हित के बारे में ये सोचते थे। भारतीय साहित्य के, भारतीय लोगों के हित के बारे में नहीं सोचते थे। इनका इस व्यवस्था से ये मत था। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कुछ और पाठ हैं इसके। जैसे देखिए, अंततः उन दृष्टि ब्रिटेन के ही जो चाहते थे भारत में पश्चिमी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए, विकास किया जाए, यह लोग पश्चिमी धर्म को अपनाएं, ये इनका मानना था पाश्चात्यवादियों का। और कंपनी व्यापार को और मजबूत अथवा शासन करने के लिए यहाँ के नीचे तबकों पर काम करने वाले भारतीय को अंग्रेजी सिखाना चाहते थे, जो इनके लिए कर्मनिष्ठा और स्वामी भक्त हो सके, मतलब उनकी गुण गाथा गा सके, अंग्रेजों की जो भी उनकी रूल्स लाएं उनका पालन कर सकें। तो ये इसीलिए ये सब चाहते थे, ये शिक्षा का प्रसार करना चाहते
थे अंग्रेजी के माध्यम से, जिससे के माध्यम से इनका व्यापार भी आसानी से चल सकेगा। अब उनकी भाषा समझ में आएगी तो इनका व्यापार करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी उन लोगों को, तो इसलिए ये करते थे। इस प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का मानना था कि भारत में ऐसे लोग तैयार किए जाएंगे जो विचारों से तो अंग्रेज हों किंतु अंग्रेजी हो, विचारों से अंग्रेजी हो, मतलब उनकी बोली भाषा अंग्रेजी हो किंतु वो भारतीय जो उनकी सेवा कर सके। मतलब वो देखने में तो वो भारतीय होंगे लेकिन उनकी बोलचाल विचार अंग्रेजी सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये इनका जो है इनका लक्ष्य था, दृष्टिकोण था। भारत में हित की दृष्टि रखने वाले लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन और कंपनी की जड़ें मजबूत हो और उसे लाभ से अधिक बढ़ाया जाए, उसके लाभ को अधिक बढ़ाया जाए। ये ब्रिटिश लोगों के हित वाले जो सोचने वाले थे उनका ये मत था। तो ये समझ चुके होंगे कि क्यों ये अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे पाश्चात्य लोग। तो ये थे हमारे 1813 का आज्ञा पत्र। अभी ये सोचें कि ये विवाद समाप्त क्यों नहीं हुआ, तो ये विवाद 1833 में जाकर 1833 का जब आज्ञा पत्र आएगा तो उसमें इस विवाद को धीरे धीरे सुलझाया जाएगा। तो 1813 का ही आज्ञा पत्र मैंने कहा था कि इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी 1833 का आज्ञा पत्र और वह 20 वर्ष बाद ये आएगा, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चाएं करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।